नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो आपकी वीपीओ की परीक्षा होने वाली है, उसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो धाराएँ आएँगी आपकी और 1947 का एक्ट आपके सिलेबस में भी दिया है। तो इसकी धाराओं का जो सीरीज़ है, इसमें मैं 200 क्वेश्चन्स एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। उसका ये सेट नंबर 2 है। इसको पूरा देखिएगा, साथ ही साथ कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये जो सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करिए। अगर आपको धाराओं को और डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ से आप संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धाराओं का एक 2 से ढाई घंटे का वीडियो पढ़ा है। उसमें मैंने लगभग उन धाराओं की चर्चा की है, जो आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं। उनको मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है? तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं इसी अधिनियम के 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये दूसरा सेट है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए और साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 यानी 25 तक कर लिए थे और अब उसके आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रधान के लिए निर्वाचन की रीति का वर्णन मिलता है? तो प्रधान के निर्वाचन की रीति का वर्णन कहाँ मिलता है? ये बात कर रहा है अधिनियम 1947 की। ठीक? इस अधिनियम में आप जब इस धारा के पास जाओगे 12 के का में, तो यहाँ पर आपको प्रधान के निर्वाचन की रीति देखने को मिलती है। तो ये जो प्रधान का निर्वाचन है ना, ये कैसे होता है? आओ ज़रा इसको समझते हैं। प्रधान के निर्वाचन की रीति से आशय क्या है? मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। अधिनियम 1947 में एक धारा है 12 का। ठीक? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि पंचायत का प्रधान हो या किसी सदस्य का अगर निर्वाचन होना है, ध्यान देना, या फिर प्रधान का या कोई भी अन्य सदस्य है जो पंचायत का है, अगर इसका निर्वाचन होना है, तो फिर निर्वाचन किस रीति से होगी? ध्यान देना, यहाँ साफ-साफ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, गुप्त मत पत्र पद्धति से होगा, ठीक है? से होगा। ये है प्रधान के निर्वाचन की रीति, गुप्त मत पत्र। ये तो हो गया 12 का। एक धारा और आप याद रखोगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। धारा है 12 का। ठीक? इस धारा को भी याद रखो। इसमें क्या कहा गया है? मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैंने धाराओं का एक वृहद आपको आपके लिए जो वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। धारा 12 के का में 12 के का में क्या कहा गया है? यानी 12 का ए, ठीक? इसमें हमें वर्णन मिलता है प्रधान और सदस्यों का प्रधान और सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधान और सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ पर हैं, तो आप ये धारा बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रधान और सदस्यों की निर्वाचन की रीति कौन-सी है, गुप्त मतपत्र है, ये किस धारा में है, तो आप ये बताओगे। इसके अलावा आप 2-4 धाराएँ और याद रखोगे। कौन-कौन सी? एक तो धारा याद रखोगे 12 का खा, ठीक? एक याद रखोगे 12 का खा। ये दोनों धाराएँ आप याद रखोगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की बैठकें, ध्यान रखिएगा, 12 के खा में कहा गया है ग्राम पंचायत की बैठकें, ठीक? क्वेश्चन ये उठता है कि ग्राम पंचायत की बैठकें किस धारा में है, तो आप बताओगे 12 का बी या 12 का खा। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन ये बताओ, प्रति माह होती कितनी है? तो प्रति माह इसकी बैठकें होती हैं 2। ग्राम पंचायत की बात हो रही है ना? ओह! सॉरी, प्रति माह 1 बैठक। प्रति माह इसकी बैठक होती है 1 यानी हर महीने 1 बैठक। अच्छा, 2 बैठकों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? तो याद रखिएगा, कोई भी 2 बैठकों के मध्य 2 मास का अंतर 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये 2 बातें यहाँ से ध्यान रखो। अच्छा, अब आ जाओ 12 के खा में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण। अच्छा, ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण यानी ग्राम पंचायत का जब भी चुनाव हो रहा होगा, तो उसका अधीक्षण कौन करेगा? इसके बारे में हमें 12 के खा में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन अब ये आया कि अधीक्षण करेगा कौन? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब ज़रा एक बात समझना,
12 के खा में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन ग्राम पंचायतें तो कई सारी हैं। मान लीजिए ये जिला है, सपोज़ करो मैं ऐसे बनाता हूँ। सपोज़ करो ये एक जिला है, ठीक? इस जिले में कई सारी ग्राम हैं, ये सारी ग्राम हैं, ग्राम पंचायतें हैं। अब इन पंचायतों का जो चुनाव होगा, वो आपका जो राज्य में बैठा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो देख रहा है। तो अब यहाँ पर इनकी निगरानी कौन करेगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पावर देता है आपके मजिस्ट्रेट को। तो आप ज़रा इसको समझ लेते हैं। कौन-सी धारा में है इसका वर्णन? देखो, मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की, ठीक? मैंने यहाँ से एक धारा उठाई, धारा है 12 का, खा का, गा। ये धाराएँ याद रखोगे आप एज़ इट इज़। धारा है 12 का, खा का, गा। क्या कहती है ये? ये कहती है कि निर्वाचन करने से निर्वाचन 12 का खा का गा है। निर्वाचन करने से संबंधित उपबंध यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये कौन-कौन से उपबंध मिल रहे हैं? आओ ज़रा देखो इनको। निर्वाचन करने से संबंधित उपबंधों की बात कहाँ की गई है? 12 के खा के गा में। ठीक? अब देखो यहाँ से। ये कहता है कि जो निर्वाचन आयोग है, ये वाली धारा कहती है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, ध्यान देना, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस शब्द पर गौर करो, अब मैं जो लिख रहा हूँ। निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, वो जिले में जिले में प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचन कराएगा या सभी निर्वाचन का संचालन और पर्यवेक्षण करेगा। ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से समझो, धारा 12 का ख का ग कह रहा है कि निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, यानी निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, वो गाँव में प्रधानों और सदस्यों का चुनाव करवाएगा। आप इसको ऐसे एक फिगर में देख सकते हो। जैसे ये सपोज़ करो, अ, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे सपोज़ करो ये आपका एक ग्राम पंचायत है, ठीक? ये आपकी है एक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। इसमें कौन है? इसमें है प्रधान और पंचायत के हैं सदस्य। तो ये जो पंचायत के सदस्य और प्रधान हैं, इनका निर्वाचन जब होता है ना, तो इनका निर्वाचन करने का का पूरा ज़िम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन को पर्यवेक्षण करने की। ये ज़िम्मेदारी होती है जिला मजिस्ट्रेट की। एक धारा है, धारा 12 का ख, का, ग, ठीक? ये धारा कहती है कि ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण करना, ये ज़िम्मेदारी होती है जिला मजिस्ट्रेट की। ध्यान दो, जिला मजिस्ट्रेट की। ठीक? निर्वाचन का संचालन करना, निर्वाचन का पर्यवेक्षण करना, सारी की सारी ज़िम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की है और किस धारा के तहत है? 12 के खा के गा में। ठीक? अब ज़रा देखो ये जिला मजिस्ट्रेट किसके इशारों पर काम करता है? तो ये बैठा है राज्य और राज्य में है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। ये राज्य निर्वाचन आयोग ऊपर बैठ के सब कुछ निगरानी कर रहा है। यानी कि निर्वाचन का अधीक्षण कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक? अब ये किस धारा के तहत काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसके लिए धारा है धारा 12 का खा का खा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? यानी मजिस्ट्रेट जब इन्वॉल्व होगा पंचायतों के चुनाव में, मजिस्ट्रेट का जब नियंत्रण आएगा तो धारा बदल जाएगी, खा का गा हो जाएगा। और जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग जब अधीक्षण करेगा, हालाँकि राज्य निर्वाचन आयोग तो लगातार अधीक्षण करता है, वो अपना एक नुमाइंदा सेट करता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। तो जब राज्य निर्वाचन आयोग की बारी आएगी तो आप धारा याद रखोगे 12 का खा, ठीक है? तो 12 का खा का खा, फिर से समझो ये क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर मैंने लिखा 12 का खा का गा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के भी पर्यवेक्षण में ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? किसकी निगरानी में होता है? जिला मजिस्ट्रेट की। और ये जिला मजिस्ट्रेट भी किसकी निगरानी में है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बात जिला पंचायत की हो रही है। अब अधिनियम 1947 का काम खत्म हो गया, चूंकि जिला पंचायत आ गया ना, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके, चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किया जाता है, यही सही है। ग्राम पंचायत की समिति के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। जिलाधिकारी के द्वारा ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है? आओ जरा समझ लेते हैं इसको। जिला पंचायत की बात कर रहा है तो आपका अधिनियम बदल जाएगा। एक्ट 1961 आएगा यहाँ पे। अधिनियम 1961 की एक धारा है। धारा क्या है? धारा है 19। बात समझना। अधिनियम 1961 की एक धारा है, धारा 19। ठीक? ये क्या कहती है? ये कहती ये है कि प्रत्येक जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य अपने में से, ध्यान देना, अपने में से एक अध्यक्ष का चयन करेंगे। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिला पंचायत का अध्यक्ष किस धारा के तहत चुना जाता है? तो आप बताओगे धारा 19। ठीक? और कौन चुनता है इनको? जो जिला पंचायत में चुन के जाते हैं वही अपने में से चुनते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब जरा ग्राम प्रधान को देखो, एक तुलनात्मक जब आप अध्ययन करते हो तो ज्यादा बेहतर चीजें आपको समझ में आती हैं। अब यही चीज आप ग्राम पंचायत में देखो, वहां क्या होता है? ग्राम पंचायत। और फिर यही चीज मैं आपको बताऊंगा क्षेत्र पंचायत में। ठीक? आपने जिला पंचायत देख लिया, अब आप ग्राम पंचायत को देखो, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर जो प्रधान होता है ना, यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन ये कैसे होता है? चूंकि ग्राम पंचायत आ गया है तो आपका अधिनियम बदल जाएगा, 1947 आ जाएगा, है ना? किस धारा के तहत होता है? तो आप बताओगे धारा 11 का खा। ये धारा 11 का खा 1947 अधिनियम के तहत ये प्रधान के निर्वाचन की बात करता है। अच्छा ठीक है, कैसे होगा? ये 11 के खा में क्या कहा गया है? इस प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं, लोग, वो चुनेंगे, वो वोट डालेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधान का जो निर्वाचन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है प्रत्यक्ष। बात समझ गए? ठीक है। अब देखो जरा क्षेत्र पंचायत को। क्षेत्र पंचायत में फिर से अधिनियम बदलेगा। अधिनियम आ जाएगा 1961, 1961। अच्छा ठीक है। धारा कौन-सी होगी? धारा होगी 7। ठीक? अब क्षेत्र पंचायत के प्रधान, यानी हम कहें क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है और इसके सदस्य होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो तो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। लेकिन इसका प्रमुख कैसे चुना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, धारा 7 कहती है कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य अपने में से चुनेंगे। ठीक है? चुनेंगे। ये बातें आप याद रखोगे। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आपने किया। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा, प्रत्यक्ष चुना जाता है, धारा कौन-सी है? 11 खा। क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है, अप्रत्यक्ष चुना जाता है, धारा कौन-सी है? 7। लेकिन अधिनियम बदल गया है इन दोनों में। ठीक? जिला पंचायत का जो मुखिया होगा, वो कैसे चुना जाएगा? वो भी अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन धारा बदल गई यहाँ पे। ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें जो आपका सही उत्तर था, वो होगा पहला, 27 का। ठीक? क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ रहे हैं 28 की तरफ। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र गठित किया जाता है? तो पंचायत क्षेत्र गठित किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में। अधिनियम 1947 में आओ जरा। अधिनियम 1947 में आइए और मैं पहले आपको इसका उत्तर बता दूं, 1000। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, वहां मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि ये जो पंचायत क्षेत्र है, इसका गठन कितनी आबादी में होता है, यही तो पूछ रहा था। अब एक अधिनियम उठाओ, पंचायत क्षेत्र की बात हो रही तो अधिनियम 1947 उठा लो। यहाँ पर पंचायत क्षेत्र के गठन की बात की गई है। सबसे पहले किस धारा में की गई है? तो आप बताओगे एक धारा है 11 का चा। अच्छा ठीक है। क्या कहती है 11 का चा? ये कहती है, 11 का चा क्या कहती है? ये कहती है पंचायत क्षेत्र की घोषणा। पंचायत क्षेत्र की घोषणा के बारे में उल्लेख आपको किस धारा में देखने को मिलता है?
तो आप बताओगे धारा 11 का 4 किस अधिनियम में? 1947 के अधिनियम में, ठीक है? अब पंचायत क्षेत्र की घोषणा की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन ये है, इसमें कहा गया है कि 1000 की आबादी, ध्यान देना, जब आप 11 का चा पढ़ोगे तो यही शब्द आपको मिलेंगे। 1000 की आबादी हो, हालाँकि शब्द ये नहीं मिलेंगे, मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? 11 के चा में कहा गया है कि 1000 की आबादी हो, उसे जिसकी आबादी 1000 की होगी, जिस क्षेत्र की, उसे क्षेत्र पंचायत घोषित किया जाएगा। या हम कहें उसे जिसकी आबादी 1000 होगी, उसे पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। घोषित किया जाएगा। ठीक है? बात समझ गए? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन एक ये बनता है कि भाई घोषित तो किया जाएगा और आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000। अगर आबादी 1000 है तो उस क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन करेगा कौन? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन घोषित करेगा? तो आप बताओगे राज्य सरकार। राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा, यही शब्द आपके लिखे हैं 11 के चा में। ठीक है? राज्य सरकार 1000 की आबादी हो, उसे पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे तुलनात्मक रूप से पूछ रहा हूँ क्षेत्र पंचायत के बारे में और जिला पंचायत के बारे में, ठीक है? एक बार यहीं पर रिवीजन सारा का सारा करते चलो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्षेत्र पंचायत की रचना के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र पंचायत की रचना के लिए जो निर्वाचित क्षेत्र है, या हम कहें प्रादेशिक प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? बताओ। अगर क्षेत्र पंचायत की रचना करनी है, ये तो ग्राम पंचायत की थी रचना, तो 1000 आबादी होनी चाहिए। अगर क्षेत्र पंचायत की रचना करनी है, तो फिर प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं। अगर जिला पंचायत की रचना करनी है, यानी जिला पंचायत के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर मुझे बता दो। क्षेत्र पंचायत की अगर रचना करनी है, तो प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र की आबादी होनी चाहिए 2000। ठीक। अगर जिला पंचायत की रचना करनी है, तो फिर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या होनी चाहिए 50,000। ठीक है। और अगर ग्राम पंचायत की रचना करनी है या पंचायत क्षेत्र की स्थापना करनी है, तो फिर आबादी होनी चाहिए 1000। ये तीनों कंडीशन याद रखो। 1000, 2000, सॉरी, 50,000। ये किसके लिए है? पंचायत क्षेत्र के लिए, यानी कि 1947 एक्ट वाला। 2000 किसके लिए है? ये है क्षेत्र पंचायत के लिए। और 50,000 किसके लिए है? ये है जिला पंचायत के लिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर है 29। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का वर्णन किया गया है? बताइए भाई, ये पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार का प्रावधान है? तो पंचायत सदस्यों का अधिकार ये कहाँ पर है? ये है 28 में, 26 में, 10 में या फिर 12 में। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 26। ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे मैं आपको अधिकार बता दूं कौन कौन से हैं इनके। देखो, अधिनियम है 1947। ठीक। इस 1947 में एक धारा है 26। अभी मैंने 26 की ही बात करी थी। क्या कहा गया है धारा 26 में? धारा 26 में साफ साफ ये कहा गया है कि सपोज करो ये कोई व्यक्ति है। बात समझना, ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति है ग्राम पंचायत का। ठीक। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है, तो इसके जो अधिकार हैं वो क्या है? यानी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के अधिकार क्या है धारा 26 के आधार पर? तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सदस्य है ग्राम पंचायत का, ये कोई बैठक हो रही हो, ये सदस्य किसी बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ये धारा काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, किस धारा के तहत? 26 है। ठीक है। संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है? दूसरी बात कहा यह गया है
कि अगर ये कोई संकल्प प्रस्तुत करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वाद-विवाद होगा। तो ये प्रधान से प्रश्न भी पूछ सकता है। यानी प्रधान से प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है? तो ये धारा आप याद रखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 26 ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार देता है कि वो बैठक में संकल्प प्रस्तुत कर सके और साथ ही साथ प्रधान से प्रशासन संबंध में प्रश्न भी पूछ सके। यही धारा 26 है जिसमें ये भी कहा गया है, इम्पोर्टेंट है याद रखिए इसको। कहा गया है कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बैठक में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। यही बात जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसलिए आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये। तो ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य बैठक में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, धारा 26। ठीक? नेक्स्ट देखो आगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा हाँ, अधिकार के बारे में कहा गया है। धारा 26 हो जाएगा और इसी 26 में संकल्प प्रस्तुत करने की बात की गई है और इसी 26 में बात की गई है प्रधान के बारे में या प्रधान से सवाल पूछना। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है? 1947 की किस धारा में? आंसर होगा आपका 12 का खा का खा, यानी कि 12 का पी। ठीक? ये भी आपसे लिखा हुआ आ जाता है आपके एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना। अब जरा यहाँ से आप एक बात समझो। मैं राज्य निर्वाचन आयोग में कुछ आपको बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये हैं कि मैं अगर बात करूँ अधिनियम 1947 की, ध्यान देना। अधिनियम 1947 में एक धारा क्या है? धारा है 12 का खा। क्या कहती है ये? ये कहती है कि अगर कोई प्रधान हो या फिर पंचायत का कोई सदस्य हो, इसका अगर निर्वाचन होना है, तो निर्वाचन का अधीक्षण कौन करेगा? निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करेगा? निर्वाचन का या हम कहें निदेशन और नियंत्रण कौन करेगा? ये सब ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये ज़िम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार जो होता है या निर्वाचन के अधीक्षण पर्यवेक्षण का जो अधिकार होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसी में एक सब क्लॉज़ है 12 के बी में उसका एक तीसरा सब क्लॉज़ है, तीसरे को आपको ध्यान रखना है। क्या है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है प्रधान हो या फिर सदस्य हो, प्रधान हो पंचायत का या फिर सदस्य हो, इसके सामान्य निर्वाचन या फिर उपनिर्वाचन, ठीक है? उपनिर्वाचन के लिए राज्य सरकार, यहां से आप ध्यान देना, उपनिर्वाचन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना द्वारा दिनांकों को नियत करती है। दिनांकों को नियत करती है, ठीक है? और किसकी सलाह से? आपसे अगर ये पूछ दे, तो आप बताओगे स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह से। फिर से समझ लो, प्रधान और उसके सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या फिर उपनिर्वाचन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा दिनांकों को निर्धारित करती है। ये शब्द आप याद रखिएगा। कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है और दिनांकों को नियत करती है। लेकिन किसकी सलाह से? आप बताओगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। एज़ इट इज़ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है आपके धारा 12 के खा के तीसरे क्लॉज़ में। ठीक है? तीसरे सब क्लॉज़ में। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब एक और धारा देखो, इसी में एक और धारा देखो। मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। धारा मैंने 12 का बी आपको बताया है ना? 12 का खा। ये मैंने बता दिया कि प्रधान और उसका जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन होता है, अधीक्षण कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक? फिर मैंने आपको बता दिया कि जो निर्वाचन की तारीखें होती हैं, राज्य अधिसूचना द्वारा दिनांकों को नियत करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर, उसके परामर्श के आधार पर। अच्छा, एक धारा आप और याद रखोगे, धारा है 9, ध्यान दीजिएगा, धारा है 9। क्या कहती है ये धारा? ये धारा कहती है निर्वाचक नामावली के बारे में। निर्वाचक नामावली। ये धारा आपकी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। वो पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में
कि 1947 अधिनियम की किस धारा में निर्वाचक नामावली या फिर मतदाता सूची का वर्णन है? मतदाता सूची का वर्णन। तो आप बताओगे धारा 9, ठीक है? अच्छा, ये जो निर्वाचक नामावली है या फिर मतदाता सूची है, इसका इसके बारे में निर्देशन कौन करता है या किसके निर्देशन में ये तैयार होती है? तो आप बताओगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में निर्देशन में तैयार होती है। ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब आओ ज़रा एक धारा और देखते हैं। ये तो मैं बात कर रहा था 1947 एक्ट की, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ एक्ट 1961 में। क्या यहाँ पर निर्वाचक नामावली का वर्णन है? अगर है तो कहाँ है? देखो, एक आप धारा याद रखोगे, अधिनियम 1961 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप एक धारा याद रखोगे, धारा है 264 का खा, 264 का खा। ध्यान देना, क्या कहती है धारा? ये कहती है, जो जिला पंचायत है ना, जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। साथ ही साथ जिला पंचायत के सदस्य भी होते हैं। और यही 264 का खा धारा कहती है कि क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत का एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष शब्द का प्रयोग यहाँ मत करो। यहाँ पर प्रमुख शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक होता है उप प्रमुख। ठीक। और क्षेत्र पंचायत में होते हैं सदस्य। इन सबका निर्वाचन, इन सबका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो किसके निर्देशन में होता है? वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में। यहां तक बात आप समझ पाए? क्वेश्चन फिर से समझो। मैंने कहा कि जिला पंचायत के सदस्य या फिर अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के सदस्य या फिर अध्यक्ष का निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है, लेकिन किस धारा के तहत? तो आप बताओगे 264 का खा। क्लियर बात? अब आगे बढ़ो। मैंने कहा कि ये तो बात हो गई निर्वाचन की, ठीक? अब मैं बात कर रहा हूं निर्वाचक नामावली की। जैसे 1947 एक्ट के तहत जो गांव की निर्वाचक नामावली है, वो धारा 9 में आपको देखने को मिलती है। लेकिन 1961 में जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली और क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली, ये किन धाराओं में देखने को मिलती है? आओ जरा समझ लेते हैं। देखो, 1961 एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक? यहां पर आप ध्यान रखोगे, एक धारा है 12 का, सॉरी 6 का बी, और एक धारा है 18 का बी, ठीक है? धारा 6 का बी क्या कहता है? धारा 6 का बी कहता है कि क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली। तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली कहाँ पे है? 6 का बी में। आपसे पूछा जाए कि जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली या फिर मतदाता सूची भी शब्द का प्रयोग आपसे कर सकता है, ठीक है? तो इसका वर्णन कहाँ पर है? 18 के बी में। दोनों याद रखोगे, ठीक? अब जरा रिवीजन करो। मैंने आपको बताया एक्ट 1947, इसकी मैंने कौन-कौन सी धाराएँ बताई? 12 का बी, और एक धारा मैंने बताई धारा 9। ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन से। ये है निर्वाचक नामावली वाली और ये है चुनाव वाली, ठीक? फिर मैंने आपको बताया 1961 एक्ट। यहाँ पर मैंने कुछ धाराएँ बताई, जैसे 264 का बी मैंने बताया, फिर मैंने बताया 6 बी, और फिर मैंने बताया 18 बी। ये दोनों किससे हैं? निर्वाचक नामावली से। और ये धारा किससे है? ये धारा है जो सदस्य हैं उनके निर्वाचनों से। ठीक है? तो ये ऐसे आप शॉर्ट नोट्स नोट्स बनाइए एक तरफ लिख-लिख के, और उनको क्विक रिवीजन के तौर पे, हाँ, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का खा करके। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचायत समितियों के गठन का वर्णन है? बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें कौन-सी धारा है जिसमें पंचायत समितियों का वर्णन है? तो आप बताओगे धारा है 29। आओ जरा समझते हैं इसको। धारा 29 में है पंचायत समितियों का वर्णन। ठीक? एक अधिनियम है 1947। मैं बार-बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अधिनियम 1947 में मैंने कहा एक धारा है 29। 29 में क्या है? 29 में है समितियाँ। ठीक है? यहाँ पर है समितियाँ। अच्छा ठीक है। यहाँ की जो कोर बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, अब उनकी चर्चा करते हैं। इसमें कहा ये गया है, धारा 29 में कहा ये गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत समितियों का या समितियों को संगठित करेगी।
ग्राम पंचायत समितियों को बनाएगी। ठीक? क्यों बनाएगी? कार्य क्या होगा? ये काम क्या करेंगी? भाई जब किसी को बनाया जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, यूँ ही नहीं कुछ भी किया जा सकता है ना? तो इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये जो पंचायत के सभी या फिर किन्हीं कृत्यों का संपादन, जो काम ग्राम पंचायत देंगी इनको, कृत्यों का संपादन करना, ताकि ग्राम पंचायत से बोझ कम हो सके। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ठीक है, आगे देखो। इसी धारा में और क्या-क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं। इसी धारा में कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंच सॉरी इसको हटा देते हैं। इसी धारा में कहा गया है कि प्रत्येक समिति समितियाँ बना रहे हैं ना, प्रत्येक समिति में सदस्य कितने होंगे? 1 सभापति होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक समिति में 1 सभापति होगा और साथ ही साथ 6 अन्य सदस्य होंगे। और ये सारे के सारे मेंबर्स कहाँ से चुने जा रहे होंगे? ये सारे के सारे मेंबर्स ग्राम पंचायत के से चुने जाएँगे या हम कहें ग्राम पंचायत के ही सदस्य होंगे। सदस्य होंगे, ठीक है? यानी ग्राम पंचायत से ही इनको चुना जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है। ये जो मेंबर्स होंगे ना, एक शर्त लगाई है सरकार ने। सरकार कहती है कि आप जितने भी मेंबर्स चुनो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, 1 सभापति हो और साथ ही साथ 6 अन्य सदस्य हों। इनमें से 1 महिला हो, 1 एससी या एसटी का मेंबर हो, 1 ओबीसी का मेंबर हो, इन ये सदस्य होने चाहिए। ठीक है? इतने मेंबर्स। और इसके बाद इसके अलावा आप यानी कम से कम 1 महिला हो, अधिक से अधिक जितनी भी हो सकती हैं। कम से कम 1 एससी या एसटी हो और कम से कम 1 ओबीसी हो। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप चाहें जितनी चुनो। ठीक? ये तो प्रतिनिधित्व कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर बात हो गई? ठीक है? तो समितियों से आपको क्या-क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले किस धारा में है? 29 है। ग्राम पंचायत समितियों को ही संगठित करती है। क्या काम होता है आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखो, 1 सभापति, 6 अन्य सदस्य, साथ ही साथ उसमें कौन-कौन होता है? 1 महिला, 1 एससी-एसटी, 1 ओबीसी होना ही चाहिए। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में सेक्रेटरी की नियुक्ति का प्रावधान है? इस शब्द को पकड़ो। कह रहा है कि सेक्रेटरी की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? आपसे पूछ रहा है। तो अधिनियम 1947 कहाँ पर है? धारा है 25 का। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर यानी कि 32 का सही हो जाएगा 25 का। अच्छा यहाँ पर सेक्रेटरी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अब ज़रा इसको समझो, इसमें है क्या-क्या? देखो, अधिनियम है 1947 ठीक? अध्याय कौन-सा है? अध्याय है 4 ये भी बात याद रखो। सेक्रेटरी का वर्णन किस अध्याय में है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा ठीक है। धारा कौन-सी है? धारा है 25 का। क्या वर्णन है इसमें? इसमें वर्णन है सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है? सेक्रेटरी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। अच्छा ठीक है। नियुक्ति करता कौन है? दूसरा क्वेश्चन, नियुक्ति कौन करता है? ये जो नियुक्ति है, ये करेगी राज्य सरकार। यहाँ तक क्लियर हुई? इतनी बातें आपको सबसे बेसिक बातें हैं जो आपको रटी ही होनी चाहिए। सेक्रेटरी का वर्णन कहाँ पर है? 25 के का में और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक? इसी में एक आपको ऑप्शन दिया था धारा 26। धारा 26 अभी मैं पीछे बता चुका हूँ धारा 26 के बारे में। मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। करो ज़रा। देखिए आपको याद रहा या नहीं रहा। धारा 26 में क्या था? पंचायत का कोई भी सदस्य बैठक में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ प्रधान से प्रश्न पूछ सकता है। ये 26 में था। एक इसमें आपका ऑप्शन है धारा के बारे में बताया गया धारा 17। धारा 17 में क्या है? मैंने आपको डिटेल में जो वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में धाराओं का, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। लगभग 2 से ढाई घंटे का वीडियो है, ठीक है? वहाँ पर मैंने इनके बारे में विधिवत चर्चा की है। यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल रिवाइज़ करवा रहा हूँ, सारी की सारी धाराएँ। और यकीन जानिए ये जो आपका सीरीज़ चल रही है 1947 एक्ट इसका सेट नंबर ये दूसरा है। ये पहला नहीं है, दूसरा है, ठीक है? सेट पहला हम लोगों ने कर लिया है, लगभग इसके हम लोग 200 क्वेश्चन्स करेंगे और इन 200 क्वेश्चन्स में लगभग सारी की सारी धाराओं को मैं कई कई बार आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है? तो इसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। तो हाँ, ये जो धारा है 26 तो हो गया, 17
धारा 17 में क्या कहा गया है? धारा 17 मैंने बताया था, सार्वजनिक सड़कें, राजमार्गों आदि से संबंधित ये धारा है। और एक धारा 18 भी है। धारा 18 में क्या है? धारा 18 में है साफ-सफाई से सुधार, यानी साफ-सफाई में सुधार से संबंधित ये धारा है। ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? धारा 25 का 7। यहीं पर है सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 26 अ, नेक्स्ट 33, ठीक है? उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? बताओ भाई। न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? ये पूछा है आपसे। तो कम से कम तो 10 होते हैं और अधिक से अधिक 25 होते हैं। आप ऐसे समझो यहाँ पे। देखो, बात न्याय पंचायत की हो रही है, तो मैं कहूँगा कि आप चलिए अधिनियम 1947 की तरफ और उसमें आप जब धारा 42 देखोगे, तो उसमें आपको न्याय पंचायत देखने को मिलेगा। ठीक बात? न्याय पंचायत का वर्णन कहाँ पर है? धारा 42 में। अच्छा, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन सी बातें कही गई हैं न्याय पंचायत के बारे में? इसमें कहा ये गया है सबसे पहले क्लॉज़ में कि प्रत्येक जो मंडल है, प्रत्येक मंडल के लिए एक न्याय पंचायत होगी। प्रत्येक मंडल में एक न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। ठीक है? क्वेश्चन ये उठता है कि न्याय पंचायत की स्थापना करेगा कौन? स्थापना होगी। तो कौन करेगा? 2 लोग दिए हैं। राज्य सरकार भी कर सकती है और विहित प्राधिकारी। राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी। ठीक? अब एक क्वेश्चन और आया। क्वेश्चन ये आया कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? ज़रा देखो। जो न्याय पंचायत है, मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पर देखो। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य देखो, जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत के सदस्य, ठीक? न्याय पंचायत के सदस्य ज़्यादा होंगे 10 से, 10 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन न्याय पंचायत के सदस्य ज़्यादा नहीं होंगे 25 से। तो ये आप फ़ॉर्मूला याद रखो। न्याय पंचायत के सदस्य 10 से लेकर 25 तक होते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट देखो। इसी धारा में यानी धारा मैं 42 की बात कर रहा हूँ। धारा 42 में। इसमें एक बात और लिखी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है? क्या लिखा है? इसमें कहा गया है कि न्याय पंचायतें अपना कार्य करती रहेंगी। कार्य करती रहेंगी। अच्छा, ये क्यों कहा गया है? इसमें कहा इसलिए गया है कि अगर न्याय पंचायतों की संख्या कम होती है, तब भी न्याय पंचायतें अपना काम करती रहेंगी। सपोज़ करो न्याय पंचायतों में मान लीजिए 15 यहाँ पर पंच होने चाहिए, लेकिन 15 पंच हैं ही नहीं। पंच हैं यहाँ पे 12, ठीक? 3 पोस्ट खाली हैं। तो धारा 42 कहती है कि कोई बात नहीं, न्याय पंचायतें अपना काम करती रहेंगी। तो न्याय पंचायत पूछती है कि कब तक करते रहेंगे साहब? कब तक वैकेंसी आप खाली रखोगे और 12 मेंबर से 15 लोगों वाला काम करवाओगे? तो धारा 42 कहती है कि न्याय पंचायतें कार्य करती रहेंगी तब तक, ये बात आप गौर करने वाली है, तब तक, जब तक कि जब तक कि जो विहित संख्या है, विहित संख्या के 2/3 से कम ना हो जाएँ, कम ना हो जाएँ। कौन? पंच। ठीक है? यानी कि न्याय पंचायतें तब तक काम करती रहेंगी जब तक कि जो निर्धारित संख्या है, उस संख्या के 2/3 भाग से हाँ, कम ना हो जाएँ पंच। और अगर 2/3 भाग से कम हो गए तो आप न्याय पंचायतें अपना काम रोक सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपसे डेटा पूछा जा सकता है इसलिए मैंने बताया है। और ये डेटा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ये तो आपको याद ही रखना है। बाकी इसको आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है? और धारा 42 को आप पढ़ भी सकते हो। धारा 42 को आप पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा में पंचों की नियुक्ति होती है? ये पूछा है आपसे। तो ये तो काफ़ी ईज़ी है। पंचों की नियुक्ति। पंचों की नियुक्ति। बताओ भाई, ये धारा कौन-सी है? धारा है 43। ये वाला सही हो जाएगा सी। ठीक है? 41 में क्या है? 41 में है ग्राम का बजट। ठीक है? और साथ ही साथ 44 में क्या है? 44 में है सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन। ठीक है? तो ये भी याद रखो। 44 में सरपंच, सहायक सरपंच का निर्वाचन भी है। क्लियर है बात? हाँ। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। धाराएँ हैं कुछ जो आपको रटी होनी चाहिए एकदम से। पंचों की नियुक्ति की कौन-सी धारा है? 43।
ग्राम का बजट कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, धारा आपसे पूछी जा सकती है। 41 और सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन कहाँ पर है? धारा है 44। ठीक है? हाँ, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर है, कौन-सा है? 35। धारा 29 अधिनियम 1947 के तहत धारा 29 की बात की जा रही है। धारा 29 के अंतर्गत संगठित समितियों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। प्रधान हो सकता है, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हो सकता है, कलेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है? इसका जो सदस्य है वो कलेक्टर नहीं हो सकता है। आओ जरा समझो इसको, कहाँ पर इसका वर्णन है, क्यों नहीं कलेक्टर हो सकता है? आओ जरा इनके बारे में। हाँ, देखो, एक धारा है 29 का दूसरा, सब क्लॉज 2, ध्यान से समझना। धारा 29 का 2 क्या कहा गया है? अच्छा, पहले आप समझ लो 29 के 1 में क्या कहा गया है। 29 का जो धारा 1 है, उसमें कहा यह गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संपादन के लिए समितियां गठित करेगी, समितियां बनाएगी। ठीक, ये धारा 29 में कह रहा है, 29 के क्लॉज 1 में कह रहा है कि ग्राम पंचायतें अपने ही कार्यों के संपादन के लिए समितियां गठित करेंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें 29 का सेकंड क्या कह रहा है? 29 का सेकंड कह रहा है कि जो समिति है उसमें एक सभापति और साथ ही साथ 6 अन्य सदस्य होंगे, अन्य सदस्य होंगे। ठीक, यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो। ये जो सदस्य है ना, ये सदस्य कहां से लिए जाएंगे? ये सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत से निर्वाचित होंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक है, यहां तक भी सही है। अब इसमें एक बात और कही गई है, जितने भी सदस्य हैं, ये इनमें कम से कम एक महिला हो, एक एससी एसटी हो और एक हो ओबीसी। यहां तक भी बात ठीक है। अब एक बात नोट करने वाली है, जो इस क्वेश्चन से संबंधित है, जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें यहां पर आप लिखो। अब एक बात नोट करने वाली ये है, सरकार कहती है, ध्यान देना, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है। क्या? कौन सा निर्देश? कि प्रधान या फिर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य किसी भी समिति का किसी भी समिति का सभापति होगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो? ये नोट याद रखिएगा। क्या कहा गया इसमें? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कहा गया है? सरकार अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकती है, क्या? कि किसी भी समिति का प्रधान सभापति हो सकता है या फिर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य सभापति हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है? धारा 29 में। अब जरा क्वेश्चन में वापस आओ। कह रहा है कि जो गठित समितियां हैं, इन समितियों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है? धारा 29 के तहत पूछा गया है। तो प्रधान हो सकता है, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हो सकता है, लेकिन कलेक्टर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भूमि प्रबंधक समिति का नहीं है? कौन सा कार्य भूमि प्रबंधक समिति का नहीं है? सबसे पहले तो आपको भूमि प्रबंधक समिति के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अभी चर्चा करते हैं हम इसकी। जोत चकबंदी में सहायता देना है, काम है इसका। आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास करना, ये भी भूमि प्रबंधक समिति का काम है। देश की सेवा के लिए ग्रामीण युवाओं का चयन करना, ये नहीं है। आप जब भूमि प्रबंधक समिति के सारे कार्य देखोगे तो वहां पर इसका वर्णन नहीं है। अगला है वन वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण और विकास करना, ये भी है। ठीक है? आप जरा एक बात समझो भूमि प्रबंधक समिति से। देखो, यहां पर आपको कुछ धाराएं मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए। जैसे धारा मैं 28 लूंगा, मैं धारा लूंगा 28 का का, इसको भी डिस्कस करूंगा। धारा 28 का खा, साथ ही साथ मैं, हाँ, इन तीनों धाराओं के बारे में आप अभी देखो। 28 का गा भी नहीं लूंगा। पहले ले लो धारा 28। ठीक है? धारा 28 किस अधिनियम की बात हो रही है? 1947 अधिनियम की।
बात समझना यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है धारा 28 में। अधिनियम 1947 के अधीन, ध्यान देना, अधिनियम 1947 के अधीन जो न्याय पंचायत न्याय पंचायत अधिनियम 1947 के अधीन गठित होती है ना? जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, ठीक है, या कोई अन्य समिति, ग्राम पंचायत हो, न्याय पंचायत हो, संयुक्त समिति हो या कोई अन्य समिति हो, इन समितियों या इस संस्थाओं या न्याय पंचायत जैसी संस्था, ग्राम पंचायत जैसी संस्था, इस संस्था का अगर कोई सदस्य है, ध्यान देना, का सदस्य दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत जन सेवक कहलाएगा। इस शब्द को पकड़ो, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, किस धारा में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में जन सेवक शब्द का वर्णन है, या फिर दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत जन सेवक कहलाएगा। न्याय पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का, संयुक्त समिति का और किसी भी अन्य समिति का सदस्य जन सेवक की तरह ट्रीट होगा। ये कहां पर वर्णित है, आप बताओगे धारा 28 में। इस शब्द को पकड़ के रखिए, 28 जन सेवक 28, ठीक। केवल इतना ही आप हिंट के तौर पर याद किया करो, पूरी धारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 28 में आप आगे लिख लो जनसेवक, और बस कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप पकड़ पकड़ के आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अब देखो मैं जा रहा हूं 28 के का में, धारा 28 का ध्यान दो, यहां पर क्या है, 28 के का में है, ये तो आपको सबको पता होगा, भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना, समिति की स्थापना। भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है, तो आप बताओगे 28 का। यहाँ से दो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आई होप आप सबको पता होंगे ये सब। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रधान। और भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है, ये कई बार मैंने बताया है। तो इसका सचिव प्रधान नहीं होता है, इसका सचिव होता है लेखपाल, है ना, लेखपाल। तो ये दो बातें हैं जो आपको भूलनी भी नहीं है, और ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, कौन सी धारा है जहां पर भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना का वर्णन है, ठीक। अब जरा समझो, मैं जा रहा हूं धारा 28 के खा में, धारा 28 का खा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसी में है भूमि प्रबंधक समिति के कार्य, समिति के कार्य। देखो जब भी आप धाराएं पढ़ा करो ना, तो एक टेबल बना लो, जैसे मैंने कहा भूमि प्रबंधक, तो भूमि प्रबंधक से संबंधित जो भी धाराएं हैं उनको एक हिंट के तौर पर लिख लो। 28, 28 तो नहीं है, सॉरी, 28 का 28 का खा, 28 का गा, तो इस तरह से धाराएं आप एक जगह लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद उनके सामने की पॉइंट्स लिख लो, बहुत हल्के हल्के की पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, और उनको आप रिवाइज करो। चूंकि आपने अगर पीछे यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको देखा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि जो आपकी धाराएं भी पूछी जाती है ना, वो टाइटल के तौर पर पूछी गई है, बहुत अंदर तक नहीं घुसा है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्य कहाँ पर है, 28 के खा में, ठीक। और 28 का खा का जो दूसरा है उसी में कहा गया है कि जो भूमि प्रबंधक समिति है उस वो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के उपबंधों के अधीन काम करेगी। तो मैंने भूमि प्रबंधक समिति का पूरा इतिहास बताया था। जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था तो उसमें दो संस्थाएं बनी थी, कौन कौन सी, दो संस्थाएं। तो ये जो भूमि प्रबंधक समिति थी ये इसी के उपबंधों पर काम करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो 37, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह वर्णन मिलता है कि भूमि प्रबंधक समिति अपना कार्य जमींदारी विनाश उन्मूलन व भूमि अधिनियम के उपबंधों के अधीन करेगी। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, धारा 28 का खा का दूसरा, ठीक है। तो भूमि पर ये क्वेश्चन एक, अगर देखो अगर आपसे धारा ना पूछे तो एक क्वेश्चन अलग से बनता है, देखो क्या बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भूमि प्रबंधक समिति अपना कार्य किस अधिनियम के तहत करती है, ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक। किस अधिनियम के उपबंधों के अधीन काम करती है, तो जमींदारी विनाश व भूमि उन्मूलन अधिनियम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 38, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे
बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कौन-सी धारा है तथा ग्राम पंचायत के प्रशासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। किससे प्रश्न पूछेंगे? प्रधान से, ठीक? और संकल्प वाली धारा कौन-सी है? मैंने आपको बताया था धारा है 26। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत दोनों का सदस्य चुना जाता है, तो कितने दिनों के अंदर-अंदर उसे एक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में उत्तर होगा 60 दिन। और इस क्वेश्चन को आओ समझते हैं एक नए बेस से। देखो, एक अधिनियम है 1947 जिसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। इसकी एक धारा है 11 का अंगना। बात समझना, धारा है 11 का अंगना, ठीक है? या 11 का आप ई कह सकते हो। अच्छा ठीक है। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है कि एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक, ये कहा गया है इसमें। क्लियर है बात? अच्छा ठीक है। एक साथ 2 पद आप धारण नहीं कर सकते हो, ठीक है? और आपसे अभी जो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का भी सदस्य बन जाए, जिला पंचायत का भी सदस्य बन जाए, ग्राम पंचायत का भी सदस्य बन जाए, तो क्या स्थिति होगी? कितने दिन के अंदर-अंदर इसे त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो अब ज़रा एक धारा में प्रवेश करो आप। धारा है 11 का अंगा का तीसरा, ठीक? ये धारा कहती है कि मान लो ये कोई व्यक्ति है, बात समझना? मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से आपको समझाता हूँ। धारा 11 का अंगा का तीसरा, क्या कहती है? ये कहती है कि सपोज़ करो अगर मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक? ये बंदा बन गया ग्राम पंचायत का सदस्य भी नियुक्त हो गया, क्षेत्र पंचायत का भी सदस्य नियुक्त हो गया और जिला पंचायत का भी ये सदस्य नियुक्त हो गया या इनमें से किन्हीं 2 संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित हुआ। ये इनका सदस्य निर्वाचित हुआ, ठीक है? आप समझो। अब होगा क्या ऐसी स्थिति में? होगा ये कि इसके पास हैं 60 दिन, 60 डेज़। अच्छा, 60 दिन कब से? क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये कथन कारण में पूछे जा सकते हैं। ये 60 दिन हैं, तो कब से हैं 60 दिन? तो जैसे ही निर्वाचन के परिणामों की अंतिम घोषणा होगी अंतिम घोषणा से 60 दिन है इसके पास और इन अंतिम घोषणा के 60 दिनों के अंदर-अंदर ये किन्हीं 2 संस्थाओं से त्यागपत्र दे दे या अगर ये त्यागपत्र नहीं देता है, तो क्या होगा? जैसे सपोज़ करो मान लो ये ग्राम पंचायत का भी बन गया, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का। तो नियम तो ये कहता है कि 60 दिन के अंदर-अंदर तुम ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत से इस्तीफ़ा दे दो, तो आपकी सदस्यता जिला पंचायत के लिए बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं करता है तो होगा ये कि 60 दिनों के बाद ऑटोमेटिक जो उच्च संस्था को छोड़कर बाकी से त्याग पत्र समझा जाएगा या बाकी से इसे रिक्त समझा जाएगा, ठीक है? अगर ना भी दे, तो जैसे इसमें सबसे उच्च संस्था जिला पंचायत है, तो इसको माना जाएगा कि ये जिला पंचायत का अब सदस्य है, बाकी से इसका पद रिक्त हो गया है। तो ये मुख्य बात है, ठीक है? तो यहाँ से आप क्वेश्चन केवल इतना याद रखो कि कितने दिन के अंदर-अंदर उसे त्यागपत्र देना होता है, 60 दिन के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ ये शासित होती हैं, किससे? कौन से अधिनियम है जहाँ से उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाएँ शासित होती हैं? तो आप इसको ऐसे समझो, हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है? तो सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, इसके ठीक ऊपर है क्षेत्र पंचायत और उसके ऊपर है जिला पंचायत। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा ये जो जिला पंचायत है और ये जो क्षेत्र पंचायत है, ये अधिनियम 1961 के तहत ये गवर्न होती है, ठीक है? और एक जो ग्राम पंचायत है, ये अधिनियम 1947 के तहत गवर्न होता है। तो ये 2 अधिनियम हैं, जिनके तहत हमारी तीनों के तीनों स्तर गवर्न होते हैं, यानी शासित होते हैं। तो इसका पहला उत्तर सही है, दूसरा उत्तर भी सही है, यानी कि दोनों उत्तर सही हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा निम्नलिखित में से कौन से कृत्य संपादित करती है? तो मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा के कृत्य कहाँ पर हैं? क्वेश्चन नंबर 41 ग्राम सभा के कृत्य कहाँ पर हैं? मैंने एक अध्याय आपको बताया था, अध्याय है
3। ठीक। धारा कौन सी थी? धारा थी 11 का 5। मैंने ये भी बताया था, आपको याद भी होगा। तो इसमें किसके कर्तव्य दिए गए हैं? किसके कृत्य दिए गए हैं? ग्राम सभा के। वहीं अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के कृत्य ये कहाँ पर हैं? किस अध्याय में हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। तो अध्याय बताओगे आप 4। किस धारा में हैं? तो आप बताओगे धारा है 15। ग्राम पंचायत के टोटल कृत्य हैं कितने? टोटल तो आप क्या बताओगे? 30। टोटल कृत्य कितने हैं? 30। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन में वापस आओ। कह रहे ग्राम सभा के कृत्य कौन से नहीं हैं? तो कौन से कृत्यों का संपादन करता है ग्राम सभा? देखो, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, ये भी सही है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी हिताधिकारी की पहचान करना, ये भी सही है। और ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में यदि किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम हो, अनधिक का मतलब कम, तो उस ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे? ये पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत का पूरा स्ट्रक्चर। मैंने बताया था अधिनियम 1947 में हमें धारा 12 में इसका वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? कि अगर वहाँ की आबादी 1000 हो, तो वहाँ से 9 सदस्य चुने जाएँगे। अगर आबादी 1001 से लेकर 2000 तक हो, तो सदस्य 11 चुने जाएँगे। अगर आबादी 2001 से लेकर 3000 तक हो, तो सदस्य 13 चुने जाएँगे। फिर मैंने कहा था कि अगर आबादी 3001 से ज़्यादा हो, तो सदस्य चुने जाएँगे 15। अब ये वाला जो क्राइटेरिया है 2000 से लेकर 3000 तक, ये वाला क्राइटेरिया है। तो आप बता दो इसमें 13 सदस्य हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक? यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हाँ, 43। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जो ग्राम पंचायतों के भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित है? ये पूछ रहा है आपसे। तो कौन-सी धारा है? आंसर होगा 33। अच्छा ठीक है। मैंने कई सारी आपको ग्राम पंचायत की शक्तियाँ बताई थी। रिवीजन करो ज़रा। मैंने आपको ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की शक्तियाँ बताई थी अपने मेन वीडियो में जहाँ पर मैंने धाराओं को डिस्कस किया है। उसमें मैंने यही शक्तियाँ बताई थी 3-4, 4 से 5 थी शक्तियाँ, जो आपको मैंने कहा था ये धाराएँ याद रखना पूछी जाती हैं। अच्छा कौन-कौन है ज़रा इनको समझो। मैंने सबसे पहले बताया था कि ग्राम पंचायत के पास शक्ति होती है कि वो बाहरी संगठन या फिर किसी भी बाहरी संस्था को दान दे सकती है। ठीक है? दान दे सकती है या चंदा दे सकती है। ये किस धारा में वर्णन है? धारा है 16 का क। ठीक है? धारा भी याद रखो आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी मैंने शक्ति बताई थी कि ग्राम पंचायतों को शक्ति होती है कि वो सार्वजनिक सड़कों आदि के संबंध में उपबंध बनाएँ। संबंध में इसको शक्तियाँ होती हैं। ठीक है? तो ये कहाँ पर लिखा है किस धारा में? धारा है 17। 17 सड़क 17। ठीक है? तीसरा मैंने एक शक्ति बताई थी कि अगर कोई कर्मचारी ग्राम पंचायत में है और वो मिसकंडक्ट कर रहा है, अव्यवहार कर रहा है, विधियों के विरुद्ध जा रहा है, तो इसकी शिकायत ऊपर के अधिकारी को या इसकी रिपोर्ट बना के ऊपर के अधिकारियों को देने की भी शक्ति है। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कुछ कर्मचारी के अवाचार अवाचार की जाँच करने की शक्ति जाँच करने की शक्ति। किस धारा में था? धारा बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा है 23, ठीक है? और फिर मैंने एक और शक्ति आपको बताया था, मैंने कहा था ग्राम पंचायत को शक्ति होती है या ग्राम पंचायत के पास ये सामर्थ्य होता है कि वो भूमि का अर्जन कर सकें। यानी कि ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने की शक्ति किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा है 33, ठीक है? और फिर मैंने एक शक्ति बताई थी, क्या बताया था? ग्राम पंचायतें जैसे जिला सहकारी बैंकें होती हैं या फिर कोई अन्य संस्था होती है या फिर ग्राम पंचायतें क्षेत्र पंचायत से उधार ले सकती हैं। तो ग्राम पंचायतों की उधार लेने की शक्ति, ये मैंने कहाँ बताया था आपको? मैंने बताया था धारा है 33 वो हो गया, ये वाला है 36, ठीक है? फिर मैंने एक और आपको बताई थी शक्ति, मैंने क्या कहा था? ग्राम पंचायतें कर या फिर शुल्क या फिर फीस लगा सकती हैं। फीस लगाने की शक्ति, ये कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कहाँ पर है? धारा है 37 37, ठीक है? तो ये सारा का सारा आप जब भी इस तरह का मैटर आया करे, तुरंत रिवाइज़ किया करो, ठीक है? इसका सही उत्तर होगा 33।
अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 44। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान है? बताइए भाई, न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान कहां पर है? तो यहां से आपका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा धारा 42। इसमें है न्याय पंचायतों का गठन। अब इसमें जरा डिटेल से देखो, अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उठाई धारा 42। ठीक, मैंने धारा 42 उठाई। धारा 42 साफ साफ कहती है कि राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी, राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी, इसके पास शक्ति होती है क्या कि ये प्रत्येक जिले को मंडल में विभाजित करे। अच्छा ठीक है, विभाजित हो गया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब प्रत्येक जिले को मंडल में विभाजित करेगा, तब इसके बाद प्रत्येक मंडल के लिए न्याय पंचायत का गठन होगा। ठीक, न्याय पंचायत का गठन होगा। कौन करेगा? ये क्वेश्चन आ गया, कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, यही करेंगे राज्य सरकार, विहित प्राधिकारी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रत्येक जिले को मंडलों में विभाजित करो और फिर प्रत्येक मंडल में एक न्याय पंचायत का गठन कर दो। कौन करेगा? राज्य सरकार, ये संस्थाएं करेंगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ। न्याय पंचायत है, ठीक है, ये बन गई न्याय पंचायत, गठन हो गया। इस न्याय पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यहाँ पर अधिकतम मैं लिख रहा हूँ। कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम। और इसमें मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, 10 और 25 का आंकड़ा है। न्याय पंचायत में 10 मिनिमम और 25 मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42। अच्छा ठीक है, इसमें और भी कई सारी धाराएं दी हैं, जैसे 43, 44। इनके बारे में देख लो, 44 के बारे में देखो। जैसे मैं 43 ले रहा हूँ, ठीक है, 42 के बाद मैं सीधे 43। यहाँ से कुछ धाराएं हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे 43 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? धारा नंबर 43 में इसमें है पंचों की नियुक्ति। आपसे पूछा जाए न्याय पंचायत के जो पंच होते हैं उनकी नियुक्ति किस धारा में है, तो आप बताओगे 43 में। धारा 44 उठा लो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन कहाँ पे है? 44, 44। अच्छा ठीक है, फिर एक धारा मैंने उठाई, धारा 47। इसमें क्या है? इसमें याद रखो पंचों का त्याग पत्र। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए पंचों का त्याग पत्र ये कहां पर वर्णित है, तो आप बताओगे 47। फिर मैंने उठाया धारा 49। यहां पर क्या है? न्याय पंचायत की, या हम कहें न्यायालय की बेंच। ठीक है, जैसे कई सारी बेंच होती हैं, आपने हाई कोर्ट में सुना होगा, हाई कोर्ट की बेंच बैठी, तो उसी प्रकार इनकी भी बेंच बैठती है। तो ये 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ये तीनों, ये याद रखो। आप रखो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन तीनों को आपको नहीं भूलना है। 43 में पंचों की नियुक्ति होती है, 44 में सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन होता है और 47 में पंचों का त्यागपत्र होता है, यानी कि त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 45। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन है? सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन मैंने अभी बताया था, कौन सी धारा है? धारा है 44। ठीक, सरपंच और सहायक सरपंच। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचों का त्यागपत्र है? अभी वही क्वेश्चन फिर आ गया, पंचों का त्यागपत्र कहां पर है? मैंने बताया था 47। ठीक है, पंचों का त्यागपत्र। नेक्स्ट देखो, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति का ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से इस पर मतभेद हो सकता है? ध्यान दो, ये बात समझो, ग्राम पंचायत का भूमि प्रबंधक समिति से मतभेद होना है। अब किस बात पर होगा? तो यहां से पकड़ो बात। इस बात पर मतभेद का वर्णन मिलता है कि भूमि प्रबंधक समिति को कितना रुपया की आवश्यकता है, यानी रुपए के बंटवारे को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। और इस विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? निर्धारित अधिकारी। तो ये तो एक फैक्ट हो गया कि इस प्रकार का अगर विवाद होगा तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा निर्धारित अधिकारी। लेकिन आपसे पूछा है किस धारा के तहत ये विवाद हुआ, ये इस विवाद का वर्णन किस धारा में है, तो आप बताओगे धारा है 32। ठीक, धारा 32 में क्या है? इसमें है ग्राम निधि के बारे में। भाई पैसे, रुपए पैसे की बात हो रही है ना, कितना रुपया देना है, तो रुपया कहाँ से निकाल के दिया जाएगा? ग्राम निधि से। बात समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा नंबर 32। अच्छा ठीक है, अब भूमि प्रबंधक समिति में देखो जरा, इसमें धारा 32 में क्या कहा गया है? देखो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, धारा 32 में क्या कहा गया है?
इसमें कहा गया है ग्राम नीति के बारे में। जो ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के मध्य विवाद होना है। प्रबंधक समिति, ध्यान देना। दरअसल जो भूमि प्रबंधक समिति होती है, वो किसी कार्य को निपटाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता हो, अगर इस पर विवाद हो जाए, तो फिर इस विवाद को सुलझाने का काम करता है नियत अधिकारी या निर्धारित अधिकारी। ठीक है? अच्छा, प्रधान, ये जो भूमि विवाद का मामला है ना, ये मामला इसके पास पहुँचेगा कैसे? ये पहुँचाता है प्रधान। प्रधान ये मामला निर्धारित अधिकारी को भेजेगा और फिर निर्धारित अधिकारी का जो भी निर्णय होगा, वो मान्य होगा। ठीक है? तो ख़ैर आप ये सारी बातें ना याद रखो, आप केवल और केवल धारा याद रखो कि अगर इस प्रकार का विवाद हो गया है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की संस्थाओं और भूमि प्रबंधक समिति के मध्य इस बात को लेकर विवाद हो जाए कि तुम्हें पैसा कितना मिलेगा काम करने के लिए, तो फिर ये किस धारा में वर्णित है? धारा है 32। ठीक? और 32 में ही है ग्राम निधि। ठीक है? नेक्स्ट देखो। अधिनियम 1947 की किस धारा के अधीन संयुक्त समिति बनाकर कार्य करते हुए ग्राम पंचायतों में यदि कोई मतभेद हो जाए, तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा तथा उस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। देखो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 30 का 2। ये 2 ब्रैकेट में है। 30 का 1 है, 30 का 3 है और 31 का 1 है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 का 2। अब यहां से समझो, एक शब्द पकड़ो आप। ये शब्द है संयुक्त समिति। ठीक है? संयुक्त समिति। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि धारा 1947 के, ये जो 1947 अधिनियम है, अधिनियम 1947 की किस धारा में संयुक्त समिति का उल्लेख है? तो आप बताओगे धारा है 30। ठीक इसी धारा 30 के 2 में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि अगर किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाए, तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और फिर उन समितियों के मध्य, जो संयुक्त समिति है, इन समितियों के मध्य जो विवाद हुआ है, उस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार होगा विहित प्राधिकारी का। ठीक है? तो संयुक्त समिति का वर्णन कहां पर है? धारा 30 में। याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। 49 नंबर दिया है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के विषय में गलत कथन की पहचान करो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, धारा 29 में है क्या? धारा 29 में है समितियां। ठीक है? वहां थी संयुक्त समिति। देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बोले ज्वाइंट कमिटी, तो फिर एक धारा है, धारा का नाम है 30। और अगर केवल आपसे पूछ ले कि समितियां, तो आप बताओगे धारा है 29। तो ये बातें जो कंफ्यूजिंग है, एक जगह लिस्ट बना के इनको रखो। ठीक है? समितियां बोले तो 29, यानी जो भी अधिनियम 1947 है, उसमें पहले समितियां आती हैं, फिर संयुक्त समिति आती है, यानी 29 पहले आता है, 30 बाद में। ठीक है? ठीक है, यहाँ तक आप जरा इसको समझो। यहां से इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है कि 1947 की धारा 29 के विषय में गलत कथन कौन सा है, ये बताओ। यह धारा ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है कि वे कृत्यों के संपादन के लिए ऐसी समितियां बनाएं जैसी राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे। बिल्कुल सही है। ठीक है? राज्य सरकार जैसा समय समय पर गाइड करेगा, पंचायतें वैसी ही समितियां बनाएंगी। दूसरे में आओ। प्रत्येक समिति में एक सभापति होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये गलत है। यहाँ पर आप जब इस धारा में जाओगे, तो जब ये जो समितियों की धारा में जाओगे 29 में, तो यहाँ पर 6 वर्णन है, 6 अन्य सदस्य, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला हो, एक एससी-एसटी का कैंडिडेट हो और एक सदस्य हो पिछड़ा वर्ग का, ये भी सही है। ठीक है? उपर्युक्त सभी सही हैं, सभी तो नहीं सही है। आपसे पूछा है असत्य कथन बताओ, तो यही वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है? यहाँ पर एक सभापति का वर्णन है और 5 अन्य सदस्य नहीं, बल्कि 6 अन्य सदस्यों का वर्णन है। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 10 के अनुसार ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान कौन करता है? सबसे पहले तो आप धारा 10 को उठाओ। धारा 10 क्या है इसमें? आओ समझो। धारा 10 में कहा गया है कि ग्राम सभा स्थापित करना और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर किया जाना। कठिनाई को
दूर करना। फिर से समझो, धारा 10 में क्या कहा गया है? धारा 10 में कहा गया है कि ग्राम सभा स्थापित करना। ग्राम सभा इस एक सिंपल सा फंडा समझो। धारा 10 में केवल और केवल इतना कहा गया है कि अगर ग्राम सभा स्थापित की जा रही है या ग्राम सभा के कार्यकरण में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे समस्या को दूर किया जाना। इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे दूर करेगा, कौन दूर करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन दूर करेगा? तो आंसर होगा राज्य सरकार। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो? राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होता है। जो निर्णय होगा वो अंतिम होता है यहाँ पर। तो अब जरा एक बात समझो, क्वेश्चन में फिर से आओ। ग्राम सभा स्थापित करने, ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। यही सही हो जाएगा, ठीक है? और ये जो वाकया पूरा लिखा है, ये किस धारा से संबंधित है? आप बताओगे, धारा 10। सिंपल है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मज़ा तब आएगा, है ना? और अभी आपके पास भरपूर समय भी है, जब तक समय है तब तक यूटिलाइज़ करो। बजाय इसके कि आप इधर-उधर भटकें कि पेपर कब होगा, ये वो फलाना-ढिकाना, वो सब बातें करके कोई लाभ है नहीं। ना आपके हाथ में है पेपर करवाना, ना मेरे हाथ में है। आपके हाथ में एक है जो पढ़ाई कर सकते हो, मेरे हाथ में भी है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? बाकी समझदार हो आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा संगठित किसी समिति में कम से कम कितनी महिलाएं होती हैं? 1 महिला, 1 एससी-एसटी, 1 ओबीसी। ये होना चाहिए कम से कम, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये सब कहाँ पर वर्णित है? अगर आपसे ये पूछ ले कि ये सब किस धारा में दिया गया है, तो धारा है 29। 29 में समितियाँ दी हैं ना, तो उन्हीं समितियों में कहा गया है कि इस समिति में 1 महिला होनी चाहिए, 1 कम से कम एससी-एसटी होना चाहिए और 1 होना चाहिए ओबीसी। अच्छा ठीक है, ये समितियाँ 29 में हैं, तो मुझे बताओ संयुक्त समिति कहाँ पर है? रिवीज़न करो तुरंत। समितियाँ अगर 29 में हैं, तो संयुक्त समिति कहाँ पर है? संयुक्त समिति 30 में है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है? क्वेश्चन अच्छा है ये। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसको मैं केवल इसी धारा पर आपको केंद्रित नहीं करूँगा, और भी कई सारी धाराएँ बताऊँगा, जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे देखो, मैंने कहा धारा 11 का ठीक? क्या है इसमें? इसमें है ग्राम पंचायत का प्रधान। बात समझना। मैंने कहा धारा 11 का रिवीज़न करो ज़रा। अ, क्या है इसमें धारा 11 के में? रिवाइज़ करो। 11 के में था ग्राम पंचायत का प्रधान, इसमें था प्रधान का निर्वाचन, ठीक? मैंने कहा 11 का मैं छोड़ रहा हूँ। 11 के में क्या है? कुछ पदों को कुछ पदों को धारण करने पर रोक। कुछ पदों को धारण करने पर रोक। मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ केवल टाइटल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मैंने कहा एक और धारा ले लो, धारा 11 का अंगना, ठीक? मुझे बताओ इसमें क्या है? इसमें मैंने कहा है एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक। और यही आपसे पूछा गया है, 2 पद एक साथ धारण करने पर रोक। ये कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा 11 का अंगना में, ठीक? 11 से जब आप आगे बढ़ोगे तो और इम्पोर्टेंट धाराएँ बनती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे धारा 12 का क्या है इसमें? जैसे धारा 12 का क्या है इसमें? क्या पता है आपको? इसमें है प्रधान और सदस्य जो ग्राम पंचायत के होते हैं, प्रधान और सदस्य के निर्वाचन की रीति, ठीक? निर्वाचन की रीति। मैंने कहा धारा 12 का रिवाइज़ करो ज़रा। क्या है इसमें? बताओ। इसमें है प्रधान के या प्रधान और ग्राम पंचायत में और कौन होता है? हाँ, ये सदस्य होते हैं। प्रधान और सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है? फिर मैंने कहा धारा 12 के में आ जाओ, क्या है? रिवाइज़ करो ज़रा फिर से फटाक से। 12 के में क्या है? 12 के में है ग्राम पंचायत की बैठकें, ठीक? फिर मैंने कहा धारा 12 का खा। अब बताओ क्या है? अब बताओ। अब मैंने कहा अब है यहाँ पर ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का अधीक्षण कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ये सारी की सारी धाराएँ हैं जो आप सुबह-शाम इनको हाँ, देखो एक-एक बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का अंक। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, यदि अधिभार शब्द आ गया। कुछ शब्द हैं जो आपके अधिनियम 1947 में एज़ इट इज़ लिखे हैं, और जब ये शब्द आपके दिमाग में आएँ या आपकी नज़रों के सामने आएँ, तो आपको आपकी नज़र के सामने इनसे संबंधित तुरंत धारा भी आनी चाहिए। जैसे अधिभार,
ये गलत लिख दिया मैंने कहा एक शब्द मुझे पकड़ में आया जिसका नाम है अधिभार। अधिनियम 1947 की किस धारा में है इस शब्द का वर्णन? धारा बताओ फटाक से। अधिभार इस शब्द का वर्णन है धारा नंबर 27 में। ठीक? तो कुल मिला के मतलब क्या है अधिभार का? अधिभार का सीधा-सा आशय होता है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो या न्याय पंचायत का कोई सदस्य हो या किसी भी समिति का कोई सदस्य हो, अगर इसके सदस्य ने ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की संपत्ति का अनुचित प्रयोग किया है, ठीक है? हाँ, तो उस व्यक्ति से अधिभार वसूला जाएगा। उसे अधिभार देना होगा, ठीक है? और ये कौन करेगा? नियत प्राधिकारी इसकी अ, वसूल किए जाने की जो धनराशि होगी वो नियत प्राधिकारी निश्चित करेगा। इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। मैंने हालाँकि इसको डिस्कस किया है आपको जो वीपीओ के लिए मैंने 1947 वाला अधिनियम 2 से ढाई घंटे का बनाया है। उसमें इन सब बातों की चर्चा की है। ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैंने कहा अधिभार शब्द आया तो आपके नज़र में तुरंत आना चाहिए दिमाग में। कौन-सी धारा है ये? धारा है 27। अब पढ़ो ज़रा आगे। धनराशि को लेकर नियत प्राधिकारी के आदेश से कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट हो। हाँ, अब इसमें एक बात और समझो। सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति था, इसने ग्राम पंचायत का ये सदस्य था, ठीक है? इसने ग्राम पंचायत का सदस्य जब तक रहा तब तक इसने अनैतिक लाभ उठाए। अब विहित प्राधिकारी इस पर दंड लगाएगा, अधिभार वसूलेगा। अगर इस व्यक्ति को लगता है कि अधिभार हमसे ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो फिर ये व्यक्ति अपील कर सकता है बड़े अधिकारी के समक्ष। लेकिन कितने समय के अंदर-अंदर इसे अपील करना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। इसे अपील करना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर-अंदर। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार या फिर अन्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील करेगा? तो आंसर होगा 31। क्वेश्चन एक बार फिर समझो। क्या कह रहा है? सबसे पहले मैंने कहा अधिभार इसका वर्णन कहाँ पर है? 29 में। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य था, जब तक वो पद पर रहा तब तक इसने अनुचित लाभ उठाया। इसके बाद इसके खिलाफ जाँच बैठी, जाँच में पाया गया कि इसने गलत किया है तो इससे अधिभार वसूला जाएगा। अगर इस व्यक्ति को लगता है कि अधिभार हमसे अनैतिक रूप से वसूला जा रहा है, तो ये फिर अपील कर सकता है, इनसे ऊपर के अधिकारी को या राज्य सरकार के समक्ष या अन्य अपीलीय प्राधिकारी के पास। लेकिन कितने दिन के अंदर-अंदर करेगा? वो उसे 30 डेज़ के जब जैसे ही नोटिस मिलेगी, नोटिस के 30 डेज़ के अंदर-अंदर इसको अपील करना पड़ेगा। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 डेज़। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 54। अधिनियम 1947 के अधीन गठित न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, संयुक्त पंचायत समिति और अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में क्या समझा जाएगा? एक शब्द याद रखो जनसेवक, ये समझा जाएगा। और जनसेवक जहाँ भी आपको दिखे कि जनसेवक आ गया है शब्द, आप एक धारा याद रखो, रट्टा मार लो। धारा है 28। जनसेवक से संबंधित अधिनियम 1947 में कौन-सी धारा है? धारा है 28। ठीक है? जनसेवक 28, 28 है जनसेवक, ऐसे याद रखो। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में अधिभार शब्द मिल जाए, तो आप कौन-सी धारा पकड़ोगे? धारा पकड़ोगे 27, ठीक है? अगर आपको जनसेवक शब्द मिल जाए, तो आप कौन-सी धारा पकड़ोगे? धारा पकड़ोगे आप 28, ठीक है यहाँ तक? अगर आपको समितियाँ शब्द मिल जाए कहीं पर, समितियाँ, तो कौन-सी धारा पकड़ोगे? 29। अगर आपको संयुक्त समितियाँ शब्द मिल जाए, तो कौन-सी धारा पकड़ोगे? धारा है 30। तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ, बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप इस सीरीज़ को लगातार फ़ॉलो करते रहे, लगभग 200 क्वेश्चन्स मैं इसमें कराने वाला हूँ। तो आपको बहुत सारी धाराएँ मैं इसी में प्रैक्टिस करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय में सेक्रेटरी का वर्णन है? सेक्रेटरी शब्द जैसे ही आया, एक शब्द और पकड़ो। अगर शब्द आ जाए सेक्रेटरी, तो कौन-सी धारा है? बता सकते हो? जैसे ही सेक्रेटरी शब्द आया, आप कौन-सी धारा बताओगे? धारा है 25 का का। ठीक, कौन-सा अध्याय है? अध्याय बताओ, अध्याय 4। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 4। फिर से रिवाइज़ करो ज़रा, एक बार चलते-चलते। मैंने कहा सेक्रेटरी शब्द आए तो धारा 25 का का। मैंने कहा समितियाँ शब्द आए तो धारा है 29। मैंने कहा उप समितियाँ शब्द आए तो कौन-सी धारा है? बताइए, 30। मैंने कहा कि अगर जनसेवक शब्द आ जाए तो कौन-सी धारा है? धारा है 28, ठीक है? और अगर अधिभार शब्द का प्रयोग आपसे कहीं पर कर लिया जाए, आपके क्वेश्चन में, अधिभार, तो कौन-सी धारा है? धारा है 27। तो ये सारी धाराएँ हैं जो आपको बार-बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो ये हमारा सेट नंबर 2 है, ग्राम पंचायत अधिकारी का, जो कि 1947 एक्ट से संबंधित है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी कर दिया करो कभी-कभी, ठीक है? धन्यवाद।